के लिए बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हीलियम, वहां ये मॉडल फेल हो गया था। ठीक है, क्लियर। सो इट होल्ड्स ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक आयंस, हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आयन जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम आयन हो गया, लिथियम 2+ हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ऐसी स्पीसीज के लिए ये मॉडल था। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये मॉडल फेल हो गया था। ठीक है, इसने एक अच्छी बात और कही थी। इसने जब एक आपका स्पेक्ट्रम का टॉपिक है, स्पेक्ट्रम डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको मैं जब स्टडी कराऊंगा तो इसकी बातें भी बताऊंगा भाई इसने इसका आंसर कैसे किया था। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में मैं स्टडी कराऊंगा। ठीक है, अभी तो नहीं, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में कराऊंगा। सो ये लिमिटेशंस थी बोहर मॉडल ऑफ एटम की। अब बेटा बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली, नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रोगली इक्वेशन या फिर हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली इक्वेशन या फिर हाइपोथेसिस। देखो बेटा, डी ब्रोगली एक हाइपोथेसिस एक थॉट है। ठीक है, पहले ये बात चली हुई थी, न्यूटन तो बोलता था या कई साइंटिस्ट लाइट को पार्टिकल नेचर मानते थे। ठीक है, पर कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे आ गए थे, जैसे हीजन्स का आ गया, थॉमस का आ गया, जो लाइट को वेव नेचर में शो करते थे। ठीक है, कि लाइट का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर, ये डिलीमा बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वैसे इसको कई लोग डी ब्रॉय बोलते हैं, मैं तो उसको डी ब्रोगली बोलता हूँ। डी ब्रोगली इक्वेशन, ये उस टाइम ये भी बैठ के अपने कमरे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि लाइट का पार्टिकल नेचर या फिर वेव नेचर, उसके लिए इसने एनर्जी को रिलेट किया। इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाली एनर्जी और आइंस्टीन वाली एनर्जी दोनों को रिलेट कर दिया। ठीक है, दोनों की एनर्जी को इसने बैठे बैठे रिलेट किया, तो उससे इसके पास एक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, उस इक्वेशन को नाम दिया गया डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, सो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो एनर्जी थी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो थी बेटा h न्यू या फिर hc/λ, ये था। ठीक है, और इससे ये सिर्फ किसके लिए थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E = mc², ये आइंस्टीन की एनर्जी थी। और ये सबके लिए थी फॉर EMR के लिए भी एंड अनदर पार्टिकल, किसी दूसरे पार्टिकल के लिए भी थी और EMR के लिए भी थी। तो उसने क्या किया बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट कर दिया। ठीक है, ये भी एनर्जी और ये भी एनर्जी। सो इसने क्या किया, hc/λ = mc², मतलब उसने देखा कि दोनों ही एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। सो hc/λ = mc², यहां से इसने इसको काट दिया। ठीक है, सो h/λ = mc, और उसने mc को लिख दिया बेटा मोमेंटम फॉर लाइट। ठीक है, और मोमेंटम तो किसी चीज का तभी आ सकता है ना
जब वो क्या हो, पार्टिकल हो, ठीक है। मोमेंटम तो तभी निकलता, तो यहाँ पे लाइट का नेचर कैसा आ गया, पार्टिकल नेचर भी आ गया, और यहां से लाइट का नेचर कैसा आ गया, वेव नेचर भी आ गया। सो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू p, दिस इज द मोमेंटम। ये चीज उसने लिखी थी ओनली फॉर EMR। ये इक्वेशन दी थी उसने सिर्फ EMR के लिए, ओनली फॉर EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। मतलब उसने ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसका नेचर पार्टिकल भी होगा और उसका नेचर ऐसे भी होगा, वेव नेचर भी होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई कि जब मैं किसी पत्थर को ऐसे फेंकता हूं, क्या वो पत्थर ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है? या कोई कार है, कार जब मूव करती है तो ऐसे चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको समझो कि ये इक्वेशन h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू p, मैं बताऊंगा कि कौन से पार्टिकल के लिए ये पॉसिबल है और कौन से पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं चल रहा हूं तो मेरा कैसा पार्टिकल तो हूं मैं, तो मैं जब चलूंगा तो मैं वेव भी छोड़ूंगा। पर बेटा जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कोई कार हो गई, जैसे मैं हो गया, जैसे कोई बॉल हो गई, ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो इतनी छोटी होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें ऑब्जर्व नहीं होती, ठीक है। तो आपको पता ना, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ, ठीक है। सो हम जितना बड़ा पार्टिकल्स होगा उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ होल्ड की जा सकती थी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, पर इसने ये इक्वेशन दी थी सिर्फ EMR के लिए। तो अब ये इतना सोच रहा था, ये चला गया आइंस्टीन के पास। अब आइंस्टीन के पास बैठा हुआ था, उसने अपनी ये सारी चीजें बताई, ठीक है, कि मैंने ये चीजें सोची और इससे क्लियर हो गया कि कोई भी लाइट उसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इसमें आइंस्टीन ने ये कहा थोड़ी देर सोचने के बाद कि आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए नहीं, इसको आप जितने भी यूनिवर्स में पार्टिकल है, पूरे यूनिवर्स के लिए आप इस इक्वेशंस को लिख दो। सो उसने आगे लिख दिया h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mv। सो ये आप हो गया फॉर ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स में पार्टिकल है, ठीक है। मतलब इसको हर एक मैटर के लिए, फॉर पार्टिकल्स की बजाय फॉर मैटर लिख लो, फॉर ऑल मैटर प्रेजेंट इन यूनिवर्स। सो यहां से बता दिया कि जो मैटर है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। पहले तो बात चली हुई थी कि भाई लाइट का वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। अब यहां से तो ये पता चल गया ना कि अगर कोई मैटर है उसका भी नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। सो ये इक्वेशन किसके लिए होल्ड की गई थी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते थे डी ब्रोगली इक्वेशन। दिस इज द हाइपोथेसिस, दिस इज द थॉट, दिस इज द थॉट, ठीक है, जो किसके द्वारा सोचा गया था, डी ब्रोगली के द्वारा सोचा गया था। सो इस इक्वेशंस को आप अपना कॉपी में करो, ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब सुन लो ध्यान से, डी ब्रोगली इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दिस अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो बहुत पहले आ चुकी थी ये, EMR के लिए भी थी और दूसरे पार्टिकल के लिए भी थी। तो इसने इसको रिलेट किया, रिलेट करने के बाद यहां से मोमेंटम बता दिया कि लाइट का मोमेंटम, और मोमेंटम तो उसी चीज का होता है जिसके पास मास होता है, ठीक है। सो मोमेंटम, और उसने ये लिखा था सिर्फ EMR के लिए, तो यहाँ पे उसने सिर्फ ये बताया था कि EMR का ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ EMR, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। पर जब इसको आइंस्टीन को दिखाया तो आइंस्टीन ने इसको बोला कि इसको आप पूरे यूनिवर्स के लिए लिख दो, हर एक मैटर के लिए लिख दो। सो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहां से c को हटा के उसने mv कर दिया, ठीक है। सो यहां से पता चल गया कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर।
और इस इक्वेशन को बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। सो बेटा आप है ना इसकी लिमिटेशन भी बताऊंगा कि अगर मैं चल रहा हूं तो मेरी भी वेव है, पर मेरी वेव दिखाई नहीं देती, ठीक है। और इसी इक्वेशन से जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था बोहर क्वांटाइजेशन, वो भी इसी से सॉल्व हो गया था। बोहर तो सिर्फ सोच रहा था ना ऐसा होगा, और इसने उसको प्रूफ कर दिया था दिस इक्वेशन में, ठीक है। सो इसके बाद आगे इसके बारे में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसकी लिमिटेशन करेंगे और बोहर के पोस्टुलेट को प्रूफ करेंगे। सो थैंक यू। आज के वीडियो अब आगे हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।